सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़. आई एम गोइंग टू बिगिन माई सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री ICSE 10th class, the First War of Independence, the Great Uprising of 1857. So let's begin. In the previous part, we had seen political causes for the First War of Independence, which was the revolt for 1857. That was the great uprising for the Indians. So let's see socio-religious cause. ठीक है. The British interfered with social customs of Indians, abolition of sati and introduction of widow remarriage were not welcomed by the masses. तो पहले इंडियंस ने कुछ उनके रीति रिवाज होते थे कि वो जो विडोज़ होती थी यानी कि विधवा औरत होती थी उसकी रीमैरिज नहीं होने देते थे, क्योंकि वो ऐसी औरतों को एक अभिशाप के रूप में मानते थे. और एबोलिशन ऑफ सती मतलब अगर किसी औरत का पति मर जाता है तो उसको उसी की जो फ्यूनरल होती थी उसको जब बरी करते थे उसके साथ ही उसको भी जलाया करते थे और उसको सती माता के रूप में पूजा करते थे. तो शी हैज़ टू डाई विद हर husband. And the second point is Orthodox Indians believed that introduction of railways was meant to defy their caste and religion. तो जो मतलब बुजुर्ग थे ना उस टाइम पे इंडियंस में, तो वो लोग का ये विश्वास था कि जो ब्रिटिश लोग रेलवेज का यानी कि ट्रेन्स का और इन सब का जो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, वो उनकी कास्ट को रिलीजन को बर्बाद करना चाहते हैं और उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें दोनों कास्ट के अपर कास्ट और लोअर कास्ट सब लोग एक साथ बैठेंगे और जो अपर कास्ट वाले लोग होते थे वो नीची जाति वाले लोगों को अपने पास नहीं बैठने देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो उससे उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ऐसा. थर्ड पॉइंट है ब्रिटिश ऑफिसर्स इल ट्रीटेड एंड इंसल्टेड इंडियंस. दे डब्ड मुस्लिम्स एज क्रूएल एंड अनफेथफुल. सो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव किया और इंसल्ट तक किया इंडियंस को, मतलब उनको ना बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देते थे वो, और उनके साथ जैसा अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ बिहेव करते थे वैसा कुछ भी बिहेव नहीं करते थे. और जो मुस्लिम्स होते थे ना उनको वो अनफेथफुल ऐसा सब मानते थे कि मुस्लिम ना बहुत वो क्रूर टाइप होते हैं, वो अच्छे नहीं है ऐसा मानते थे. फोर्थ पॉइंट द पुलिस वर करप्ट एंड टॉर्चर्ड द कॉमन मैन. जो पुलिस होती थी वो जो कॉमन मैन होता है उनको टॉर्चर करती थी, मतलब उनको कोई भी अथॉरिटी नहीं थी कि मतलब तुम इसको ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते हो, किसी को ऐसे उठा के बिना वारंट के लेके नहीं जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था उनके साथ. वो बिना वारंट के किसी को भी उठा के मार पीट सकते थे, बल्कि कोई उसके खिलाफ एक्शन भी नहीं लेता था. द कल्टिवेटर्स वर टॉर्चर्ड when they were unable to pay land revenue. जो कल्टिवेटर्स होते थे यानी कि जो खेती बाड़ी लोग करते थे और जो एग्रीकल्चर करते हैं ना उनको टॉर्चर किया जाता था, क्योंकि वो जो लैंड रेवेन्यू है ब्याज जो बोलते हैं वो वाला नहीं दे पा रहे थे. अपनी ज़मीन के ऊपर जो लैंड रेवेन्यू रहता है वो पे नहीं कर पाते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था. अब सिक्स्थ पॉइंट Indians saw that introduction of Western education as an attempt to discourage traditional Islamic and Hindu studies. तो जो इंडियंस ने ये माना कि जो इंट्रोडक्शन किया है ना ब्रिटिशर्स ने वेस्टर्न एजुकेशन का, इंग्लिश का, कि मतलब जो बाहरी पढ़ाई है जैसे कि इंग्लिश का इंट्रोडक्शन किया था, तो वो जो बाहरी विदेशी पढ़ाई है ना वेस्टर्न एजुकेशन उसका इंट्रोडक्शन जो इंडिया में इस मकसद से कराया गया, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है वो ट्रेडिशनल को जो इस्लामिक वाला और हिंदू की जो स्टडीज़ है उसको प्रमोट होने ही नहीं देना चाहते थे. यानी कि जो इस्लाम में जो पढ़ाया जाता है हिंदू के रीति रिवाज उन सबको वो डिस्पैरेज करना चाहते थे और उसको मतलब अपनी वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे रहे, ऐसा इंडियंस को लगता था. बट इट वॉज़ अ वेरी नाइस थिंग कि वहाँ से जो वेस्टर्न एजुकेशन ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई वो सबसे अच्छी बात रही है ब्रिटिशर्स की. सेवेंथ पॉइंट रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियंस वर हर्ट बाय द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस. एट पॉइंट द रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट
enabled a convert from Hinduism to other religions to inherit the property of his father. And let's see the economic causes. I'll try to cover all the economic causes and the military causes, consequences, drawbacks of this chapter. I'll try to finish up this chapter by this video. So let's see economic causes. First point, the British exploited the economic sources of India and made it their economic colony. तो मतलब जो इंडिया है ना, उसको उन्होंने अपना इकोनॉमिक रिसोर्स बना लिया. इंडिया में वो खेती बाड़ी लोगों से करवाते थे और उसको अपने इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करते थे. यानी कि एक एक्सपोर्टिंग कंट्री हो गई कि इंडिया सारी चीज़ें अपनी उगा रही है और वो इंग्लैंड को और ब्रिटिशर्स को ऐसे एक्सपोर्ट कर रही है. एक्सपोर्टिंग कंट्री हो गई वो. और उसको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था, क्योंकि वहाँ के जो भी इकोनॉमिक चीज़ थी वो सारी मतलब कोई भी इंडिगो उगा के फार्मर्स ब्रिटिशर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए देते थे. मतलब इंडिया के अंदर ही कुछ भी इंपोर्ट ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, सारा एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा बढ़ गई थी उस टाइम पे. सेकेंड पॉइंट, Indian products were subjected to high import duties in England, whereas British goods came to India duty free or to nominal duty rates. Third point, the transfer of wealth from India to England, for which India got no proportionate economic return, is called the drain of wealth. इसी को drain of wealth कहा भी जाता है. Fourth point, economic decline of peasantry. Peasantry समझते होंगे आप लोग किसको बोला जाता है. peasantry बेसिकली वो लोग होते हैं मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं और जो फसलें उगाते हैं, एक तरीके से जो एग्रीकल्चर करते हैं, यानी कि फार्मर्स लोग. इसका ही एक और पॉइंट है, ए पॉइंट, उसको देखते हैं. द peasants bore the heavy burden of taxes to provide money for trade of the company. Second point, increase in land revenue forced many peasants into indebtedness or into selling their lands. मतलब जब ना लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया गया था तो फिर काफ़ी सारे पीजेंट्स थे जो वो फोर्स हो गए थे अपना जो लैंड है वो बेच देने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था. वो उस लैंड का जो रेवेन्यू है वो नहीं दे पा रहे थे, और अगर वो नहीं देते तो उनको टॉर्चर भी किया जाता, इसलिए वो अपना लैंड को बेच देना सही समझ रहे थे. लेट्स सी अनदर पेज. I hope you can see it clearly. If you want these notes, you can ask me in the comment section. I would provide you this. The third point in that is the merchants and money lenders to heavy land revenue and evicted their tenants in case of non-payment. मतलब पेमेंट नहीं करते थे तो वो उनको टॉर्चर करते थे. सेम मैंने आपको भी पहले बताया, वही यहाँ पे बोला गया है. और अब द फिफ्थ पॉइंट इज thousands of soldiers, nobles, officials and scholars who were thrown out of jobs when the native Indian states were annexed by the British. जो soldiers थे, मतलब थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स, नोबल्स, ऑफिशियल्स और स्कॉलर्स, वो अपनी जॉब से ना निकाल दिए गए थे, क्योंकि जो मतलब नेटिव इंडियन स्टेट्स थी ना वो ब्रिटिश ने एनेक्स कर ली थी. I hope you can understand it clearly. If not, you can tell me. Sixth point, inhuman treatment was given to indigo cultivators. If they grew anything else in their field, their crops were destroyed. देखो मैंने आपको बोला था कि इंडिगो उगवाते थे, वो बात यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोल दी है. ये रहा इंडिगो कल्टीवेटर. मान लो इंडिगो कल्टीवेटर हो आप, ठीक है. अब मैं हूँ ब्रिटिशर. मैंने आपको बोला कि आप इंडिगो के अलावा कुछ और नहीं उगा सकते हो, और अगर आप ये उगाते हो, इसके इंडिगो के अलावा आपने मान लो चावल उगा लिया, गेहूँ उगा लिया, तो मैं आपकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दूंगी एज अ ब्रिटिश ऑफिसर, क्योंकि ये एक तरीके से ना मैं आपके ऊपर इल ट्रीटमेंट कर रही हूँ. ऐसा ही ट्रीटमेंट ब्रिटिशर्स इंडिगो कल्टीवेटर्स को दिया करते थे. 7. According to Inam Commission, the estates of landlords who failed to produce evidence of their land were confiscated. इनाम कमीशन में क्या था, जो स्टेट्स ना मतलब फेल हो जाती थी, मान लो उन्होंने कोई फसल उगाई है और उसमें मतलब उनकी कोई उपजाऊ नहीं हुई वो फसल,
या उनको उसके मुताबिक कुछ मिला नहीं उस फसल से, तो ना मतलब उनकी जो लैंड थी वो कब्जा लेते थे। कॉन्फिस्केटेड मतलब कब्जा लेना या ले लेना, उनसे वो ले लेते थे। तो अब देख लेंगे मिलिट्री कॉजेस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही चैप्टर है ये। ओके, फर्स्ट पॉइंट, इंडियन सोल्जर्स वर इल ट्रीटेड बाय द ब्रिटिश। They were not allowed to wear caste and sectarian marks, ये beards और turbans, इसको देख लेना। दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, या आप एग्जाम में लिख सकते हो। अगर ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ आए तो आप ये लिखना। इसमें क्या बोल रहा है कि जो इंडियन सोल्जर्स थे ना, उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव करते थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। और मतलब जो मान लो अभी हम हिंदूज हैं ना, जो उनका रहता है कि वो तिलक लगाते हैं और ऐसे ओम करके कुछ लॉकेट वगैरह पहन लेना, टैटूज करते हैं, तो उन लोगों को वो उनकी जो रिलीजियस मार्क्स थे, ये यहाँ पे लिखा है, इसका मार्क है जो उनका धर्म बताने वाले वो निशान, वो लगाना बिल्कुल अलाउड नहीं था। और जो बियर्ड्स और टर्बन्स, बियर्ड्स तो हो गई दाढ़ी वगैरह, और टर्बन्स पगड़ी वगैरह, सिख जो लोग होते थे उनको पगड़ी करना वो अलाउड नहीं था। सेकेंड पॉइंट, एज पर द जनरल सर्विस Enlistment Act, Indian soldiers could be sent overseas on duties. It was a taboo for a Brahmin to cross the seas, which led to a feeling of resentment among them. तो आपने ये अभी अगर क्लियरली पढ़ा है और मतलब समझ रहे हो, आप रियली कंसंट्रेशन यहाँ पे दे रहे हो, तो आप समझ गए होंगे विद दिस डेफिनेशन विच आई हैव रोट फॉर यू ऑल। देखिए, ये एक्ट था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। ये हुआ कब था? 1856 में। 1857 में तो हमारा ये हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाला, तो उससे एक साल पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें क्या था कि जो इंडियन सोल्जर्स होंगे उनको ओवरसीज यानी कि नदियों के पार, और मतलब ओवरसीज आप समझो ना, सारी सीज के पार करके ऐसे अपनी ड्यूटी पे भेजा जाता था। और जो ब्राह्मण सोल्जर्स थे, मतलब इंडियन सोल्जर्स में से काफ़ी सारे ब्राह्मण्स भी उस टाइम पे सोल्जर्स थे, तो उनके लिए ना एक टैबू यानी कि अभिशाप मानते थे वो, कि हम ना ऐसे सी को क्रॉस नहीं लांग नहीं सकते। तो ये इन्होंने ना बढ़ावा, इनके दिमाग में बढ़ावा हुआ कि हाँ हमें ब्रिटिशर्स परेशान करते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक कॉज भी मान सकते हो। थर्ड पॉइंट देख लेंगे अब। देयर वॉज अ लार्ज क्या बोल रही हूँ मैं, proportion of Indians in the British Army, so it was easier for Indian soldiers to take up arms against the British। ठीक है, जो इंडियंस थे ना, मतलब इंडियन सोल्जर्स थे, उनके पास ज़्यादा आर्म्स नहीं थे। मतलब जो अब मैं आपको क्लियरली अगर समझाऊँ, सो लिसन, अभी मान लो एक तरफ तो बहुत सारे लोग हैं, अबाउट 50 to 100 लोग हैं, ठीक है, अब वो हैं इंडियंस। ऑन दी अदर हैंड एक तरफ सिर्फ 6-7 ब्रिटिशर्स है, उसी सोल्जर वाले ग्रुप में ही है, बट वो इतना डिफरेंस है, वो ब्रिटिश वाले हैं, वो इंडियन है। अब अगर देखो तुम ज़्यादा हो और मैं कम हूँ, तो तुम मेरे ऊपर हावी पड़ सकते हो। अब अगर तुम लोग कम हो और मेरा वाला ग्रुप ज़्यादा है, तो मैं तुम्हारे ऊपर आसानी से भारी पड़ जाऊंगी। तो ये वही वाला है सीन यहाँ पे, मतलब ये एक तरीके से हुआ है मैच्योरिटी विंस, ठीक है, एंड माइनॉरिटी लूजेस, वही वाला। और द फोर्थ पॉइंट, देयर वर ब्लैक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन फॉर इंडियन सोल्जर्स, दे कुड नॉट राइज अबव द रैंक ऑफ सूबेदार, सूबेदार से ऊपर की रैंक उनको नहीं दी जाती थी। फिफ्थ, द इंडियन सिपाहीज वर डिप्राइव्ड फॉर foreign services allowance bhata and privilege of free postage. Sixth, poor performance of British troops in Afghan war broke the myth or that the British were invincible। यानी कि अफगान वॉर के बाद इंडियंस में ये भावना जागी, ये उनको समझ आया कि ये बहुत गलत है कि ब्रिटिशर्स को हराया नहीं जाता, ये अफवाह है, ये सिर्फ एक मिथ है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट, द इंडियन सोल्जर्स वर पेड टू अ लो सैलरी विच वॉज इनएडुकेटेड टू सपोर्ट देयर फैमिलीज, उनको बहुत लो सैलरी दी जाती थी और काम ज़्यादा कराया जाता था जो उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इनसफिशिएंट नहीं था। और फिर अब हम
8 पॉइंट लिख लें, तो वो एक इमीडिएट कॉज देख लेंगे हम। वो 8 पॉइंट में मैंने लिखा है यहाँ पर, इमीडिएट कॉज जो था, एनफील्ड राइफल वाज रीसेंटेड बाय इंडियन सोल्जर्स। अब मैं आपको इसको पढ़ने से पहले ये बताऊं कि इंडियन सोल्जर्स को एक इंट्रोडक्शन कराया गया इनफील्ड राइफल से, और उसके बारे में ये अफवाह थी कि उसको जो ग्रीस है ना, उसको काउस के और पिग्स के फैट वाले ग्रीस, उससे ग्रीस किया जाता है। और ये हिंदूज के लिए और मुस्लिम्स के लिए बहुत बड़ा एक टैबू था, क्योंकि इंडियंस तो काउ को माता मानते हैं, और पिग होता है जो, वो मुस्लिम लोगों को पसंद नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे बढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल वॉज रीसेंटेड बाय इंडियन सोल्जर्स। द राइफल was said to be greased with the fat of cows and pigs and had to be bitten off before use. उसको, हाँ मैं बताना भूल गई कि उसको ना, मतलब एक ऐसे रहती थी, तो उसको उसमें जो रिफिल करते थे हम अंदर, जैसे हम गोलियां डालते हैं ना, उस वाले को हमें ऐसे मुंह से काटना पड़ता था पहले, फिर उसके अंदर डालते थे, यानी कि उसमें मुंह लगाना पड़ रहा है आपको। फिर दिस एंगर्ड बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज काउ इज scared to Hindus and pig is a taboo to Muslims. समझ ही गए होंगे आप लोग। So this was the art chapter. या अब ये हो गया, आई थिंक ये तो सेकेंड चैप्टर है अब आपका। I'll clear it all. If you have any problem in this chapter, you can tell me in the comment section. I will really help you. So thank you for watching this video. Please subscribe.